Hello viewers, welcome once again to a skin related video brought to you by Dr. Arif. Yeah, that's me, a board certified dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon. In this video, I am going to tell you how I treat a melasma patient in my clinic. So let's start the video. मिलाज़मा जिसे आम भाषा में झाइयाँ भी कहा जाता है, पिगमेंटेशन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लेडीज़ में 30 या 40 साल के बीच में होती है, बट यह उससे पहले या उसके बाद भी हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन जब पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि उनको ये झाइयाँ क्यों हुई। तो उसके लिए हम उनको ये आंसर करते हैं कि मिलाज़मा किसी तरह की कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये एक जस्ट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिसमें कि फेस पर पिगमेंटेशन हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में इसका कोई रीज़न नहीं होता है, बट कुछ केसेस में इसमें कोई अंडरलाइंग रीज़न्स भी हो सकते हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं कि मिलाज़मा क्या होता है। मिलाज़मा एक तरीके का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है जिसके आपके फेस पर लाइट ब्राउन टू डार्क कलर के पैचेस हो जाते हैं। ये आपके फेस के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, जैसे कि नोज़, अपर लिप, चिन, चीक्स, फोरहेड, आईब्रोज़। समटाइम्स ये आपके पूरे फेस पर भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में मिलाज़मा फेस के अलावा आपके अदर बॉडी एरियाज़ में भी हो सकता है, जैसे कि चेस्ट, अपर बैक एंड आर्म्स। और आपको ये जानकर काफ़ी सरप्राइज़ होगा कि मिलाज़मा के पेशेंट सिर्फ फीमेल्स ही नहीं होते हैं, कई बार मिलाज़मा मेल्स को भी हो सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी ऐसे सारे पेशेंट देखे हैं जो कि मेल्स हैं और जिनको मिलाज़मा की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर केसेस में मिलाज़मा का कोई रीज़न नहीं होता है, बट कुछ केसेस में देयर कैन बी सम अंडरलाइंग रीज़न फॉर द मिलाज़मा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बॉडी में किसी भी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस। इस हार्मोनल डिसबैलेंस का जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जिसमें कि आपकी ओवरीज़ में कुछ सिस्ट बन जाती हैं और जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो पीसीओडी के केस में आपको झाइयाँ होने के साथ साथ अदर सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि पीरियड्स का एबनॉर्मल होना, फेस पर एक्ने होना, फेस पर बालों की ग्रोथ का ज़्यादा होना और सिर के बालों का पतला होना। इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस के जो अदर रीज़न्स हो सकते हैं वो होते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें कि हार्मोन एडिड है, जैसे कि कई बार इनफर्टिलिटी के लिए और दूसरी अन्य गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट होता है, उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से भी आपको झाइयाँ हो जाती हैं। झाइयों का एक बहुत कॉमन रीज़न होता है प्रेगनेंसी के बाद झाइयों का होना। जी, ये वाली जो झाइयाँ होती हैं ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हार्मोन होता है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, उसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान ही झाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की झाइयों को क्लोएज़मा कहा जाता है। प्रेगनेंसी के बाद होने वाली झाइयाँ बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होती हैं और कई बार ये खुद ब खुद अगले 1 से 2 सालों में ख़त्म हो सकती हैं, बट कई बार ये खुद ख़त्म नहीं होती है, तो उस केस में हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हार्मोनल रीज़न्स के अलावा भी कई सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको झाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से पेन किलर्स का यूज़ कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आपको झाइयाँ हो सकती हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि अन्य बीमारियों में यूज़ होती हैं वो भी झाइयाँ कर सकती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स एंड एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट ड्रग्स। सिमिलरली अगर आप एक टीबी के मरीज़ हैं और अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन दवाइयों से भी आपको झाइयाँ हो सकती हैं। अब आते हैं झाइयों के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम झाइयों के इलाज की बात करें तो झाइयों के इलाज को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम पेशेंट्स को कुछ क्रीम्स और टैबलेट्स देते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ केमिकल पील्स, थर्ड ट्रीटमेंट इज़ लेज़र्स एंड फोर्थ ट्रीटमेंट इज़ इंजेक्शन ट्रीटमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट हर एक ट्रीटमेंट को। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को कुछ क्रीम्स पे स्टार्ट करते हैं और कई बार मिलाज़मा ज़्यादा होने की केसेस में उसमें हम कई बार टैबलेट्स भी ऐड कर देते हैं। मिलाज़मा के लिए जो हम क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो 2 तरह की होती है, प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स। प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स आर दोज क्रीम्स जिसको लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती हैं और आपकी झाइयों को काफ़ी कम समय में ठीक कर देती हैं, बट इनका एक साइड इफ़ेक्ट यह होता है कि ये
काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको इन क्रीम्स को खुद यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ टाइम बाद आपके फेस पर ये काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि फेस की स्किन का पतला हो जाना, फेस पर रेडनेस रहना, फेस पर हेयर ग्रोथ का बढ़ जाना और फेस पर एक्ने के दानों का होना। दूसरी तरफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन क्रीम वो क्रीम होती हैं जिसके लिए आपको एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्रीम्स प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग होती हैं और झाइयों को धीरे धीरे ठीक करती हैं। बट इन क्रीम्स का एडवांटेज ये है कि ये क्रीम्स आप लंबे समय के लिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है। इस दौरान पेशेंट की झाइयाँ 10 से 20% तक कम हो जाती हैं। पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए 4 से 6 महीने का समय लगता है और 6 महीने के बाद आपकी झाइयाँ 60% से लेकर 100% तक कितनी भी ठीक हो सकती हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद भी आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं तो उसके बाद हम उसमें दूसरे ट्रीटमेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स, लेज़र्स या इंजेक्शन थेरेपी। नाउ द सेकेंड ट्रीटमेंट फॉर मिलेज़मा इज़ केमिकल पील्स। केमिकल पील्स मिलेज़मा के केसेस में कब करनी चाहिए ये कई बातों पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इफ़ेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस केसेस में भी हम केमिकल पील्स ऐड कर देते हैं। इसके अलावा केमिकल पील्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही शुरू से ही स्टार्ट किया जाता है, जिससे कि झाइयों को कम समय में ठीक किया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी केमिकल पील्स हैं जो कि हम मिलेज़मा के पेशेंट्स में करते हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन पील होती है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड बहुत सारी पावर्स में आती है, 30%, 50%, 70%। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको झाइयाँ कितनी हैं उसके हिसाब से ग्लाइकोलिक एसिड की पावर यूज़ की जाती है। अदर केमिकल पील्स विच कैन बी यूज फॉर मिलेज़मा इज़ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पील, येलो पील, क्लासिक जसनर पील एंड अदर पील्स विच कंटेन्स कोजिक एसिड एंड आर्ब्यूटिन। पील ट्रीटमेंट में पेशेंट को 6 से 8 पील्स की ज़रूरत होती है, जिसे कि 2 हफ्ते के गैप पे रिपीट किया जाता है। नाउ कमिंग टू लेज़र्स, द लेज़र ट्रीटमेंट फॉर मिलेज़मा इज़ डन इन दोज केसेस वेयर देयर इज़ नो एडिक्वेट रिस्पॉन्स विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द केमिकल पील्स। तो लेज़र जो हम मिलेज़मा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वो होता है Nd:YAG लेज़र। ये वही लेज़र होता है जिसे कि टैटू रिमूवल के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट इस कंडीशन में इस लेज़र को बहुत ही कम पावर पर यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को लेज़र टोनिंग कहा जाता है। तो लेज़र टोनिंग के लिए पेशेंट को 8 से 10 बार बुलाया जाता है, जिसके बीच में कि 1 हफ्ते का गैप होता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट ट्रीटमेंट इज़ इंजेक्शन ट्रीटमेंट। कई बार झाइयों का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। सारे ट्रीटमेंट यूज़ करने के बाद भी, जैसे कि केमिकल पील्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, लेज़र, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है जितना हमें उम्मीद होती है। तो उस केस में कई बार इंजेक्शन के द्वारा भी कई बार मेडिसिन्स इंजेक्ट करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को इंजेक्शन थेरेपी कहा जाता है। इंजेक्शन के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्राइनेक्सेमिक एसिड, विटामिन C, PRP, and there are also many other solutions which are available in the market, and these are known as a meso solutions. इंजेक्शन थेरेपी में पेशेंट को मंथली बुलाया जाता है और लगभग 2 से 3 सिटिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें कि मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो जाता है। So I hope whatever I told in this video will be beneficial for you if you are a melasma patient. And if you have any query or doubt regarding anything about the melasma, then you can ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू सो मच।